मैं जी स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर, जहां मैं डेली जुड़ता हूं आपके साथ एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो सभी साथीगण जल्दी जल्दी से लाइव आएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, जुड़ेंगे मेरे साथ। आप लोगों के लिए आपकी सेवा में मैं हाजिर हूं। तो सभी साथियों का स्वागत है। राकेश मौर्य जी नमस्कार, प्रणाम। जल्दी जल्दी से लाइव आ जाएं, सेशन को शेयर करें। यहाँ पर आप लोगों के लिए क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। सभी साथीगण जल्दी से लाइव आए। महिमा कौशल जी, आदित्य जी, स्वागत है आपका। महिमा जी बहुत दिन के बाद दिखाई दिए बेटा आप। उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं कि एक जब आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ पर आप अपना नंबर डाल के रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जो भी आपका गोल है, यूपीएससी है, यूपी ट्रिपल एससी है, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बेहतरीन शानदार तरीके से मेहनत कर सकते हैं। फतेह यूपी पीसीएस स्कॉलरशिप टेस्ट आप लोगों के लिए है। 11 बजे एवरी संडे होता है, जिसमें 1 रैंक पर 100%, 2 से 3 रैंक पर 50%, 4 से 25 रैंक पर 25% स्कॉलरशिप मिलता है। नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। जीएस के 150 क्वेश्चंस रहते हैं, हिंदी इंग्लिश में 200 नंबर, 120 मिनट। आशीष कुंदन जी नमस्कार। 0.33% हर गलत उत्तर देने पर आपका माइनस हो जाता है। लेकिन जो हमारे प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है। दीपक कन्नौजिया जी नमस्कार, स्वागत है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सभी साथियों ध्यान दें कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पर सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाएगा, कंप्लीट प्रिपरेशन रहेगी, रेगुलर डाउट सेशंस। यदि आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, आपको कोई समस्या है, तो आप लोग यहाँ पर डाउट सेशन कर सकते हैं। गुड इवनिंग आशीष जी, सचिन जी, आदेश एके जी, स्वागत है आप सभी का। लाइव टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में, आंसर राइटिंग आपको मिलेगी और यहाँ पर शानदार गाइडेंस मिल जाएगी। शुभ सहा जी नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों के लिए प्रगति यूपीपीएससी आरओ एआरओ लाइव टेस्ट सीरीज है। ये 19 जून से स्टार्ट है, 25 जुलाई तक चलेगा। लक्ष्य यूपीपीएससी पीसीएस मेंस के लिए जो हमारे प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्री मूक टेस्ट है। तो आप लोग यहाँ पर, और जो मित्र चाहते हैं जुड़ना, तो अजीत लाइव कोड यूज करके इसको परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको शानदार 10% के डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर हम बैचेस के बारे में बताना चाहते हैं। यूपीपीएससी ऑप्शनल बैचेस चल रहे हैं, पोल साइंस, सोशोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री। फरवरी 2021 के लिए लॉन्च हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। प्रारंभ कंप्लीट बैच है यूपी ट्रिपल एस लोअर पीसीएस का। ये 1 जुलाई से स्टार्ट है। मम्मी जी का मगरमच्छ जी स्वागत है आपका। यहाँ पर प्रगति कंप्लीट कोर्स बैच है यूपीपीएससी आरओ एआरओ के लिए। ये भी 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसमें भी ज्वाइन करें। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी पैट, उम्मीद है बहुत जल्दी इसका एग्जाम होगा, बहुत जल्द इसका एग्जाम होगा, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लें। मिशन खाकी यूपीएसआई का भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है, 6 जुलाई से स्टार्ट है। ये 3 जुलाई से स्टार्ट है। इतना ही नहीं, आप लोग यदि इस बैच को जुड़ते हैं तो आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी और अजीत लाइव कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ट्विंकल जी, हाँ जी नमस्कार। नेहा जी, सभी साथियों का स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 12 महीने का है, प्री और मेंस का। तो आप लोग यहाँ 7 जुलाई से स्टार्ट है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लोअर यूपीपीएससी लोअर अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ, ऑप्शनल कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं। फायदा यह है कि आपने यदि एक कोर्स ले लिया तो आपको ऑल कोर्सेज में पढ़ने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल कोर्स लिखा हुआ है। यदि आप एक ले लेते हैं तो सारे में पढ़ने का आपको मौका मिल जाएगा। यहाँ पर आप अजीत लाइव कोड यूज करके भैया 10% का फायदा ले सकते हैं। 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 महीना फ्री है। उम्मीद है समझ रहे हैं आप मेरी बातें। सुपर कॉम्बो ऑफर है आप लोगों के लिए, सभी साथियों के लिए, बिहार और यूपीएससी के लिए। तो आप लोग इसका क्या आंसर देंगे? 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने का ये सब्सक्रिप्शन रहेगा। इसी के द्वारा आप लोगों को याद होगा कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश बना था वो एलिजा इम्पे था। कौन था? एलिजा इम्पे इसका मुख्य न्यायाधीश बना था। और इसी के द्वारा अगर मैं बात करूं तो आप लोग कहेंगे सर जो बंगाल का गवर्नर था, कहाँ का? बंगाल का गवर्नर बेटा कहाँ का गवर्नर जनरल बना था? तो आप लोग कह देंगे सर बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, गवर्नर से बड़ा होता था गवर्नर जनरल। अब इसी के द्वारा क्या कर दिया गया? मद्रास के गवर्नर को
बॉम्बे के गवर्नर को, किसको, बॉम्बे के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के कंट्रोल में दे दिया, इसके अधीन दे दिया। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर रहेगा। सभी लोगों का अधिकतर सही जवाब है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की अभिवृद्धि हुई थी? कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। कौन कौन मित्रगण यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, बताइए जल्दी से। ट्विंकल जी का आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर है। शुभ साहा जी का आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं भारत में विधि सदस्य के बारे में, तो प्रथम जो विधि आयोग बनाया गया था, शुभ साहा जी, आशीष कुंदन जी, ट्विंकल जी, प्रथम विधि आयोग कब बनाया गया? तो आप कहेंगे सर प्रथम विधि आयोग जो बनाया जाता है, ये प्रथम विधि आयोग बनाया गया 1834 में। कौन इसका अध्यक्ष बना था? तो आप लोग कहेंगे सर इसका अध्यक्ष बना था, आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, इसका अध्यक्ष बना था मेकाले। कौन? मेकाले। ये मेकाले ने भैया क्या किया था, आप लोग जानते हैं ना आईपीसी, भारतीय दंड संहिता पढ़ा होगा ना, इंडियन पेनल कोड 1860, तो बेटा वो इसी की देन है। 1860 भारतीय दंड संहिता मेकाले की देन है, क्योंकि इसी समय वो ड्राफ्ट बनाया गया था। जो ड्राफ्ट तैयार किया था 1860 की आईपीसी का, वो मेकाले के द्वारा तय किया गया था। 1860 में वो पास हुआ और 1862 में उसको लागू कर दिया गया। सभी साथीगण इतनी बात जानते हैं? बिल्कुल। अखिल त्रिपाठी जी प्रणाम, प्रणाम भैया। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर रहेगा। क्लियर है? इसी के द्वारा क्या किया गया, आप लोग कहेंगे सर बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल आईएएस की भर्ती की भी थी, प्रशासनिक कार्यों में छूट दी गई थी बेटा, आईएएस वगैरह नहीं। अभी तो आईएएस उस समय था ही नहीं, आईसीएस था। ठीक है बेटा, उस समय आईसीएस हुआ करता था। बंगाल के गवर्नर जनरल की बात हो रही है, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, कौन बना था पहला? तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक था। कौन था जी? विलियम बेंटिक बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सेदारी या हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो अभी मैंने बातों बातों में इसके बारे में बता भी दिया, तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए। ट्विंकल जी का आंसर आ चुका है, ट्विंकल जी जवाब दे रही हैं, बहुत बढ़िया ट्विंकल बेटा। इसका क्या आंसर रहेगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। अभी तो मैंने कुछ ही देर पहले बताया था कि, हाँ जी, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि देश के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। ठीक है, समझ गए आप लोग? और ये भैया अंतिम चार्टर एक्ट था। ये कौन सा था? ये अंतिम चार्टर एक्ट था। ठीक है, ये क्या था भैया? इसके द्वारा भैया रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारत में आता है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था? फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट था, जिसके द्वारा भारत के लोगों को आईसीएस परीक्षा में बैठने की स्वतंत्रता मिली। और पहले भारतीय व्यक्ति 1863 में जिन्होंने सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, आईसीएस परीक्षा पास की। सभी साथीगण जानते हैं ना इतना, या नहीं जानते हैं? बिल्कुल, सती प्रथा का अंत किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सती प्रथा का अंत भी था 1833 से नहीं हुआ था, 1833 के चार्टर एक्ट से पहले ही विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में। ठीक है, 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था और 1833 में चार्टर एक्ट आया, 4 साल बाद। ठीक है, शिखा सचान जी, बिल्कुल। हम यहाँ पर बात करेंगे 1861 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता क्या थी। इसका क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं? चलिए बता दीजिए। ट्विंकल जी का आंसर है, बहुत बढ़िया ट्विंकल, बहुत बढ़िया। तो आज ट्विंकल जी फर्स्ट पर चल रही हैं। चलिए बता दीजिए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग जवाब दीजिएगा मेरे बच्चों। आप लोग कहिएगा कि सर 1861 के अधिनियम के तहत क्या किया गया? गवर्नर जनरल को आवश्यकता पड़ने पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, और ये अध्यादेश 6 महीने तक जारी रह सकता था। कितने माह तक? 6 माह तक ये जारी रह सकता था। ठीक है, प्रांतीय स्थानीय विषय के संबंध में कानून का निर्माण भैया आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, किस पे? 1919 पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या करेंगे? ए आंसर करेंगे। यही जवाब दे रहे हैं क्या आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दीजिएगा, जल्दी से बता दीजिएगा। ट्विंकल जी का आंसर पुनः बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब।
जवाब दीजिए कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब है आप लोगों का। ठीक है, संवैधानिक विकास स्टार्ट हुआ है, चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा आज से, है ना। कल नागरिकता आप लोगों का रहेगा, कल से आप लोगों की नागरिकता का टेस्ट होगा, आप लोग नागरिकता की तैयारी करके आइएगा। कल मैं नागरिकता का टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ट्विंकल जी का आंसर है, तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ पर आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। आप लोग जानते होंगे सर 1 नवंबर 1858 में रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र भारत आता है। क्या भारत आता है जी? घोषणा पत्र भारत आता है। और ये कहाँ पर पढ़ा गया था? तो आप कहेंगे सर ये इलाहाबाद के दरबार में, या इलाहाबाद कहाँ पर, आप लोग इसको याद रखना बेटा, कहाँ पढ़ा गया था ये? इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में पढ़ा गया। और इलाहाबाद में भी कहाँ? तो आप कहेंगे सर मिंटो पार्क में। कहाँ पर पढ़ा गया था इसको? मिंटो पार्क में पढ़ा था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, इसमें इसको भारत का जो शिक्षित वर्ग था, जो पढ़ा लिखा था, तो इसको भैया अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा कहा। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा, अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा। और मेग्ना कार्टा का मतलब स्वतंत्रता से रिलेटेड होता है, मेग्ना कार्टा। तो आप लोग कहेंगे सर 1858 का जो रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, वो भैया रानी विक्टोरिया का क्या था? अपने अधिकारों का मेग्ना कार्टा भारत के शिक्षित वर्ग के द्वारा। केवल एक चीज याद रखना, भारत के शिक्षित वर्ग ने कहा था। अब भैया लॉर्ड कैनिंग, इसके द्वारा क्या किया गया? जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसके द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, भारत का वायसराय बना दिया जाता है। जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसको भारत का क्या बनाया जाता है? वायसराय बनाया जाता है। और वायसराय बनने वाला पहला अंग्रेज या पहला कौन था? तो आप कहेंगे प्रथम वायसराय था कैनिंग। कौन था मेरे बच्चों? लॉर्ड कैनिंग। तो आप लोग कहिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड वॉर्ड कुछ मत कहिएगा, ये लॉर्ड भगवान अपने आप को कहलवाते थे, नालायक। और माफी चाहता हूं ऐसे शब्द के लिए। चलिए जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया? कौन से अधिनियम के द्वारा सृजन किया जाता है? जल्दी जल्दी से जवाब दे दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार जवाब ट्विंकल जी, आशीष जी। और कौन कौन साथीगण यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? बताइए आप लोग, जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं? चलिए बताइए भैया। चलिए बहुत बढ़िया, 2 ही मित्रों का आंसर आया है क्या? हाँ जी, चलिए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए बेटा, इसका क्या आंसर होगा? आप लोग कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा एक उच्चायुक्त का पद बनाया गया। क्या बनाया गया? उच्चायुक्त का पद बनाया गया, हाई कमिश्नर बनाया गया। और इसको सहायता करने के लिए, 15 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? 15 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है, एक सलाहकार समिति थी, ये एडवाइजरी कमेटी थी। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? जो प्रांत थे, प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है, डीआरची सिस्टम लागू कर दिया जाता है। और इसी के द्वारा क्या किया गया था? जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी, पृथक निर्वाचन प्रणाली, जो कि 1909 के द्वारा केवल मुसलमानों के लिए थी, ये अब किसके लिए बढ़ा दी गई? सिखों के लिए बढ़ा दी। सिखों के लिए पृथक चुनाव की व्यवस्था कर दी। भारत में जो ईसाई लोग थे, इनके लिए भी पृथक चुनाव प्रणाली स्टार्ट कर दी। और भैया जो आंग्ल भारतीय थे, कौन थे? जो आंग्ल भारतीय थे, इनके लिए भी अलग से चुनाव प्रचार, पृथक पृथक यानी कि अलग निर्वाचन प्रणाली स्टार्ट कर दी जाती है। और इसी अधिनियम के द्वारा 1921 में भैया केंद्रीय विधानमंडल बनाया जाता है। केंद्रीय विधानमंडल बनाया जाता है, विधानमंडल की स्थापना की जाती है। और इसका पहला अध्यक्ष सर फ्रेडरिक वाइट को बनाया जाता है। किसको? सर फ्रेडरिक वाइट को बनाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, सर फ्रेडरिक वाइट को बनाया जाता है। और इसका प्रथम भारतीय व्यक्ति विट्ठल भाई पटेल बनता है। कौन? विट्ठल भाई पटेल बनते हैं। विट्ठल भाई पटेल इसके भैया पहले भारतीय अध्यक्ष बनते हैं। ये बनते हैं 1925 में। कब बनते हैं? 1925 में। लिख लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्मी का मगरमच्छ कह रहे हैं हम नहीं जी। चलिए
जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अप्रांश पंडित तिवारी जी, स्वागत है आपका। निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? ये जो चैप्टर है ना, टफ चैप्टर है, ये टफ चैप्टर है। हम रोटी बना रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। देखो ये जलवा, ये जुनून अगर जग जाए कि रोटी बनाते हुए, अगर आप सीरियस में रोटी बनाते हुए पढ़ रहे हैं तो सलाम है आपके इस जज्बे को, आपके इस जुनून को। लेकिन यदि आप मजाक में पढ़ रहे हैं तो बड़ा दिल दुखेगा मेरा, क्योंकि बेटा बहुत मेहनत करी जाती है आपके 1 घंटे की क्लास के लिए। क्वेश्चन सेलेक्ट किए जाते हैं, फिर इनकी एक्सप्लेनेशन देखी जाती है, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या क्या पढ़ाना है, तभी आंसर नहीं दिए हैं सर। ओके ओके बेटा, चलिए बता दीजिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस पे चर्चा की है, अभी जस्ट मैंने इसके ऊपर चर्चा की है, तो आप लोग बताएंगे। महिमा कौशल जी, ट्विंकल जी, शुभ साहा जी, त्रिपाठी तिवारी जी, राकेश मौर्य जी, मम्मी का मगरमच्छ जी, आशीष कुंदन जी, बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। तो आप लोग देख सकते हैं भैया, ट्विंकल जी फर्स्ट पोजीशन पर, 7 में से 7 सही जवाब हैं। आशीष जी 7 में से 4 हैं, शुभ साहा जी 7 में से 2 हैं, महिमा कौशल जी भी 7 में से 2 हैं, और त्रिपाठी जी 7 में से 1 है, सचिन जी 7 में से 1, राकेश जी 7 1, मम्मी का मगरमच्छ 7 1। बहुत बढ़िया ट्विंकल बेटा। चलिए तो आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सर, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था स्टार्ट कर दी गई थी, और इसको समाप्त कब किया गया था? तो आप कहेंगे सर इसको समाप्त करने के लिए मुंडी मैन समिति का गठन किया था 1920 में। उसने कहा कि द्वैध शासन व्यवस्था असफल हो चुकी है राज्यों में, इसको समाप्त कर दिया जाए। तो इसको भैया 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है भारत सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई द्वैध शासन व्यवस्था से संबंधित कौन सी एक परिवर्तन के लिए संस्तुति थी? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, मैंने बातों बातों में अभी बता भी दिया था इसका आंसर। चलिए बताइए जल्दी से। ट्विंकल जी बहुत बढ़िया आंसर है आपका, शानदार जवाब है बेटा, बहुत बढ़िया। आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या रहेगा? देखिए मुंडी मैन समिति 1920 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने कहा कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था असफल हो चुकी है, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था असफल हो चुकी है। क्या हो चुकी है भैया? ये असफल हो गई है, इसको समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है 1930 में। इसकी रिपोर्ट कब आती है साइमन कमीशन की? तो इसकी रिपोर्ट आती है बेटा, इसकी रिपोर्ट कब आई? 1930 में इसकी रिपोर्ट आई। उसने कहा कि अब प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लाया जाए, केंद्र में द्वैध शासन लाया जाए, द्वैध शासन लागू किया जाए। तो इसकी सिफारिश को भैया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए ट्विंकल जी, आशीष जी, शुभ साहा जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आप तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए। अगर बेटा मैं हलवा क्वेश्चन लेके आता तो आप लोगों को अच्छे से मजा आता पढ़ने में, लेकिन मैं हलवा क्वेश्चन नहीं दूंगा। मैं जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चलेंगे उसमें मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ने में। चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। प्रांतीय स्वशासन, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति, अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, इसका क्या आंसर होगा? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होने वाला है। कौन कौन साथी बताएंगे? मम्मी का मगरमच्छ जी, शुभ साहा जी, ट्विंकल जी, त्रिपाठी जी, और कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं? अच्छा तृप्ति तिवारी जी हैं, तृप्ति, मैं त्रिपाठी समझ रहा था, माफी चाहता हूँ तृप्ति जी। चलिए तो आप लोग भैया ध्यान दें, तो आप लोग कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा? चारों ही सही हो जाएंगे। प्रांतों में स्वशासन यानी कि प्रांतीय स्वतंत्रता मिल गई थी। हमने पढ़ा था सर 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वतंत्रता मिल जाती है। प्रांतीय स्वतंत्रता का मतलब होता है प्रांतीय स्वशासन। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, ये भी अभी मैंने बताया, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर दिया था। द्वैध शासन समाप्त कर दिया, ये भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मुंडी मैन समिति ने सिफारिश की थी। और अपवर्जित क्षेत्रों का प्रतिधारण, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आप लोग कहेंगे सर इसका डी आंसर रहेगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा इसका? डी आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोडों का चयन कीजिए। क्या इसका आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी से बता दीजिए।
कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए जल्दी से बता दीजिए बेटा इसका क्या आंसर होगा, कौन कौन साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। चलिए हम लोग जानते हैं भैया, अब अगर आपको कुछ भी ना पता हो तो आपको क्रिप्स प्रस्ताव तो पता ही होगा, क्रिप्स प्रस्ताव का तो पता ही होगा, है ना। चलिए तुक्के मारने की बता रहा हूं, अगर आपको जो भी याद है पहले वो कर लो। अगस्त प्रस्ताव भी पता होगा 1940। अब आप देखो सर, जो बी है वो आपका मिला है 4 से और जो आपका सी है वो मिला है 2 से। आप बी को 4 से देखो, बी 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये 2 तो खत्म हो गए। अब बचा 2 सी सेकंड यहाँ पे है कहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ही ये हो जाएगा, विवेल योजना 1945 और भारत शासन अधिनियम 1935। तो आपको यहाँ पर समस्या ही नहीं थी कुछ भी, आपको यहाँ पर समस्या ही नहीं थी कुछ भी। चलिए नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्ताव अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन बता रहे हैं भैया, कौन कौन साथी बता रहे हैं, जल्दी जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15 सदस्य, 25 सदस्य, 16 सदस्य या 14 सदस्य? पोल नहीं दिया क्या मैंने? चलिए पोल दे देता हूं। तो आप लोग कहेंगे सर इसका आंसर क्या है, कौन कौन साथी बता रहे हैं कि सर अंतरिम सरकार का गठन किया गया था 24 अगस्त 1946 में। सर इसका अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष था बिवेल। कौन था? बिवेल। लेकिन बहुत सारी जगहों पर लॉर्ड माउंटबेटन दिया, लॉर्ड माउंटबेटन नहीं है, बिवेल इसका आंसर होगा। क्या होगा? बिवेल इसका आंसर रहेगा। लॉर्ड माउंटबेटन अंतरिम सरकार का अध्यक्ष नहीं था। उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष आप लोग बताएंगे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने थे। ठीक है, आंसर चेक कर लीजिए भैया आप लोग अपने अपने। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सर 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बलदेव सिंह थे, जॉन मथाई थे, सी राजगोपालाचारी थे, जोगेंद्र नाथ मंडल थे, गजनफर अली खां साहब थे, चुंदरीगर थे, अब्दुल रवनस्तर थे, और कौन कौन थे? आसफ अली साहब थे, और कौन था? और कोई बचा क्या? राजेंद्र प्रसाद साहब थे। तो कुल मिलाकर 14 थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? चलिए बता दीजिए, तो बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ट्विंकल जी का आंसर है, शुभ साहा जी का आंसर है। बताओ कौन बेवकूफ है जो ए जवाब दे रहे हैं? अब मैं आपको बेवकूफ नहीं तो क्या बोलूं, मैं बेवकूफ ना बोलूं तो आपको क्या बोलूं? आप मुझे ये बताओ, जो ए जवाब दिया वो किस किस ने दिया है? गलती से टच हुआ है या जानबूझ के ए जवाब दिया है? पता नहीं है, कौन है बताओ। बहुत गलत बात है बेटे, बहुत ज्यादा गलत बात है। अब आप लोग यहाँ पर ये बताओ कि 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ बेटा, तैयार हुआ था, बनकर तैयार हुआ था यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीट हुआ था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा। कितने दिन का? 18 दिन का समय लगा। खर्च अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे लगभग 64 लाख रुपए, 63,93,729 रुपए के आसपास खर्चा हुआ। तो टोटल हम कह सकते हैं 64 लाख रुपए खर्च हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। कहां से निर्वाचन हुआ था? चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से इसका क्या आंसर है। कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं, और सेशन को प्लीज शेयर करिए। आशीष कुंदन जी, अप्रांश पंडित जी, अप्रांश पंडित हैं या प्रिंस पंडित हैं? चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर आप लोग जवाब दे रहे हैं। आप लोग कहेंगे सर बम्बई प्रेसिडेंसी। कहां से? बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका चुनाव हुआ था। M.R. जयकर को पद खाली कराकर M.R. जयकर का त्याग पत्र दिलवाया और इनको भैया बम्बई से लिया गया। कहां से? बम्बई से लिया गया। निम्नलिखित में से अर्चना पंडित, ओके ओके ओके, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए कितनी अच्छी बात है, ये जज्बा, ये जुनून अगर आने लग जाए ना तो सिलेक्शन 100% होगा। सिलेक्शन 100% रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर प्लीज, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। चलिए आप जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी सदस्य था? आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर रहेगा। JB कृपलानी,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, टीटी कृष्णाचारी, गैर कांग्रेसी की बात चल रही है, तो आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, अभी भी मेंटेलिटी है हमारी जर्नली कि हम जो है महिलाओं को कमजोर समझने लग जाते हैं। हम समझते हैं कि महिला पढ़ नहीं पाती, लेकिन हम ये भूल जाते हैं आज की डेट में कि रेशियो अगर देखा जाए, एजुकेशन रेशियो अगर देखा जाए, एजुकेशन लेवल का, नॉट मतलब क्वांटिटी का, मैं लेवल देख रहा हूँ एजुकेशन का, तो आज की डेट में फीमेल लेवल बहुत ज्यादा है। क्यों? रीजन ये है कि पढ़ाई है, पढ़ते हैं, और हम लोग सिर्फ आज की डेट में, मैं अपने ऊपर भी लागू कर रहा हूं, हम लोग सिर्फ इसको हो जाएगा, कर लेंगे, है ना। फिर वही रीजन होता है कि हमने अभी तैयारी की, है ना, एग्जाम पास किया बहुत सारे, लेकिन उस समय प्राउड था कि अरे नहीं, छोटा एग्जाम नहीं करेंगे, बड़ा एग्जाम करेंगे। अरे नहीं, वीडियो का एग्जाम क्या, कुछ भी नहीं, कौन वीडियो बनता है, नहीं हम वीडियो नहीं बनेंगे, हम तो पीसीएस ही बनेंगे। पीसीएस क्वालिफाई 2015 कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, मेंस कर लिया, 2011 में किया, 2012 में किया, मेंस तक पहुंच जाते थे, कभी नहीं पहुंचते थे, 15 में पहुंचे, उसके बाद फिर अटक गए, फाइनल होके भी रिजल्ट आया, कोर्ट में चला गया, अब फिर बैठे हुए आपके सामने पढ़ रहे हैं। वो अगर हमारे मन में वो लगन रहती ना कि नहीं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम दोबारा करेंगे, चलिए बहुत बढ़िया, यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, बहुत अच्छी बात है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का एक गैर कांग्रेसी था, तो आप बताएंगे सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आप लोग कह सकते हैं सर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहां से थे? कौन कौन साथी बताएंगे, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कौन कौन साथी बताएंगे। चलिए, इनके साथी और कौन कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी साहब थे, सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, आप लोग महाराष्ट्र से नहीं, बंबई प्रेसिडेंसी से चुने गए थे ये, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। सी राजगोपालाचारी साहब जो है गैर कांग्रेसी थे। कौन थे? ये गैर कांग्रेसी थे। और एम आर जयकर, एम आर जयकर, एम आर जयकर साहब भी कौन थे? तो ये भी गैर कांग्रेसी थे। और यहां पर आप लोग ध्यान रखना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सी राजगोपालाचारी मैंने गलत कर दिया, माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं, मैं भावनाओं में बह गया। यहां पर एस राधाकृष्ण लिख लेना, एस राधाकृष्ण। सर्वपल्ली कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण आप लोग यहां पर लिख लेना, ठीक है। और कौन कौन थे? तो भैया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसपी मुखर्जी, गैर कांग्रेसी थे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दल का प्रतिनिधित्व भारत की संविधान निर्मात्री सभा में नहीं था? जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर जवाब दीजिए, जल्दी से बताइएगा इसका क्या आंसर है। ट्विंकल जी का बहुत शानदार जवाब आ रहा है आज, शुभ साहा जी बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, शानदार। अगर हम बात करेंगे सर कम्युनिस्ट पार्टी से कौन थे, तो आप कह देंगे सर कम्युनिस्ट पार्टी से सोमनाथ थे। कौन थे? सोमनाथ बनर्जी। कौन थे मेरे साथियों? सोमनाथ बनर्जी थे, सोमनाथ लाहाडी थे। तो आप कहेंगे सर सोमनाथ लाहाडी थे। कौन थे? लाहिड़ी। और बात करें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से, तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर साहब थे, बी आर अम्बेडकर साहब थे। क्लियर है? हिंदू महासभा से एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है, जिन्होंने जिन्होंने भैया जनसंघ की स्थापना की थी, ठीक है, जो बाद में जनता दल बना, और जनता दल वर्तमान में बीजेपी के नाम से जाना गया, जिसने देश को बर्बाद कर दिया। बर्बादी है, बच्चों को नौकरी नहीं दे रहे। रेलवे 2019 का फॉर्म भरा हुआ, अभी तक एग्जाम नहीं कराया है, अभी तक एग्जाम नहीं करा रहे हैं, तो बर्बादी तो है। 500 रुपए के बच्चों के फीस, ग्रुप डी और एनटीपीसी बच्चा 1000 रुपए फीस कहां से लाएगा? जो गांव में मजदूरी करता है, जो गांव में मध्यम परिवार का जो बच्चा है, वो कहां से लाएगा फॉर्म भरने के पैसे, एग्जाम देने के पैसे कहां से लाएगा? इलेक्शन करा सकते हैं कोरोना पीरियड में, लाखों लोगों को मरवा सकते हैं कोरोना पीरियड में, लेकिन ये बच्चों का भविष्य नहीं देख सकते। माफी चाहूंगा, मैं बीजेपी समर्थक था, अब भी हूं, मजबूरी है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि बीजेपी ने ना जितना ज्यादा बच्चों को बर्बाद किया, किसी ने नहीं किया होगा, खुल के बोल रहा हूं ये चीज में। चलिए अगले क्वेश्चन पे जवाब दीजिए आप लोग, इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन, फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। कौन करते हैं? जल्दी जल्दी से बता दीजिए बेटा, इसका क्या आंसर रहेगा, जल्दी जल्दी से बताइए।
500 करोड़ रुपए जिलों का नाम चेंज करने में लगा सकते हैं, 300 करोड़ की आरती करवा सकते हैं बनारस जाकर। ये 800 करोड़ अगर यूपी की जनता पर लगाते जो इन्होंने खर्च कर दिया तो कितना बड़ा फायदा मिलता, गरीब जनता को तो फायदा मिलता। यहां पर देखिए आप लोग जल्दी से, आप लोग कहेंगे सर पहला जो बैठक होती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष बनते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को बेटा आप लोग प्लीज यहां पर ध्यान दीजिएगा कि प्रथम बैठक होती है और प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष बनते हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थाई अध्यक्ष बने थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है जिसके अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, जो कि स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। क्या बन जाते हैं? स्थायी अध्यक्ष। अच्छा, संविधान सभा की अगर मैं बात करूं, संविधान सभा के 2 कार्य थे। कितने कार्य थे? 2 कार्य। एक तो संविधान का निर्माण करना। क्या करना? संविधान का निर्माण करना। जब संविधान का निर्माण ये करती थी तब अध्यक्षता कौन करते थे? और जब ये लोकसभा के रूप में या संसद के रूप में कार्य करती थी, जब ये संसद के रूप में काम करती थी तो कौन इसके अध्यक्षता करते थे? बताइए जरा, देखते हैं कौन कौन साथी बताना चाहेंगे कि सर संविधान के निर्माण के रूप में काम करती थी तो के अध्यक्ष कौन बनते थे? तो आप लोग बता देंगे मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब ये संसद के रूप में, पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, इसीलिए इनको लोकसभा का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का कब गठन किया? प्रारूप समिति का, देखिए संविधान का प्रारूप किसने बनाया और इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति किसने बनाई? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर रहेगा। तो आप लोग बता दीजिएगा सर, प्रारूप, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो आप कहेंगे सर बी एन राव ने। किसने? बी एन राव ने प्रारूप तैयार किया, बी एन राव ने। यही उनके भैया संवैधानिक सलाहकार भी थे। ये कौन थे? संवैधानिक सलाहकार भी थे। आप लोग यहां पर लिख लेना सलाहकार। लेकिन बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अगर बात हो समिति के अध्यक्ष कौन थे तो आप लोग कहेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, 29 अगस्त 1947 में भैया प्रारूप समिति का गठन किया गया। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा यहाँ पर जल्दी जल्दी से। ट्विंकल जी, आशीष जी, शुभ साहा जी। चलिए, तो रजनी मौर्य जी, प्रशांत श्रीवास्तव जी, श्रीवांश जी, अपर्णा देवी जी, स्वागत है आपका। लिखा संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैक्सिमम परसेंटेज गलत करते हैं इसको। चलिए देखते हैं आप लोगों में कौन कौन सही कर रहे हैं इसका आंसर। चलिए बता दीजिए, क्योंकि ये गलती नहीं है, गलती किताबों की है, किताबों में गलत छपा हुआ है। विनय यादव जी, बहुत बढ़िया। केवल एक ही बच्चे का आंसर है क्या? अर्पणा देवी जी, बहुत बढ़िया। राकेश मौर्य जी, और कौन कौन साथी दे पाए जवाब इसका? चलिए मैं बता देता हूं भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही है, लेकिन बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है जेबी कृपलानी। मैं आप लोगों को बता दूं, जेबी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे, उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे। किसके? उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, उप झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। क्लियर है? समझ गए आप लोग? चलिए, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों के हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, कौन कौन साथी बता रहे हैं? कौन कौन साथी बता रहे हैं? कौन बताइएगा? चलिए, बहुत गलत बात है भाई, बहुत ज्यादा गलत बात है। इसका आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं बताएं? मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात चल रही है, किसी का आंसर नहीं आया। अफसोस वाली बात है, अफसोस वाली बात है। मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष बने थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलिए बता दीजिए किसके द्वारा कहा गया था? इनकी एक बुक भी है इनकी फेमस,
जी, अपरांश पंडित तिवारी जी, ट्विंकल जी, शुभ साहा जी। तो आप कहेंगे सर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी बुक है इनकी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग पढ़ लीजिएगा सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखी है? तो आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन के द्वारा, ग्रेवलिन ऑस्टिन। आप लोग कहेंगे सर ग्रेवलिन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? ग्रेवलिन ऑस्टिन के द्वारा ये लिखी गई है। पोल मैंने आप लोगों को दे ही दिया था। तो आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन, यानी कि यहाँ पर ऑस्टिन लिखा हुआ है। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? चलिए नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। चलिए जल्दी से बता दीजिए सर, इसका क्या आंसर रहेगा? विनय यादव जी, शुभ साहा जी, आशीष कुंदन जी, ट्विंकल जी, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। तो आप लोगों का आंसर क्या है? कौन कौन साथी जवाब दिए हैं? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। कौन? बी आर अम्बेडकर। तो आप लोग कह रहे हैं सर बी आर अम्बेडकर साहब हैं। इन्होंने 1927 में एक संघ बनाया था जिसे समाज समता संघ कहते हैं। समाज समता संघ की स्थापना की। उसके बाद ये भैया 1942 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल हो जाते हैं। विधि सदस्य के रूप में शामिल हो जाते हैं। किसके? विधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। और 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जाता है। भारत रत्न दिया जाता है। ठीक है जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर। बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग बता रहे हैं शुभ शाह जी, ट्विंकल जी, विनय जी, नेहा जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप लोग कह रहे हैं सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 थी। कितनी महिलाएं थी? 15। बात हो रही है एकमात्र मुस्लिम महिला की, तो बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल। आप लोग कहेंगे सर बेगम एजाज रसूल भैया कौन थी? तो महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था देखते हैं भारत में, यूके में, केवल यूएस यूके में, भारत और यूएस दोनों में, कहाँ पर? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन साथी बता रहे हैं? जल्दी से बताएं इसका क्या आंसर होगा। चलिए बताइए भैया। पोल आप लोगों के स्क्रीन पर। हम लोगों ने आर्टिकल्स कुछ देखे होंगे, आर्टिकल्स देखे होंगे। आप लोग 13 अनुच्छेद पढ़े होंगे, अनुच्छेद 32 पढ़े होंगे, 226 पढ़े होंगे, 227 पढ़े होंगे। इनमें क्या लिखा हो? न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया, जस्टिस रिव्यू या जुडिशियल रिव्यू हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा। तो आप लोग जवाब दीजिएगा कि सर हमने भारत और यूएसए में, यूएसए से ही भारत ने ग्रहण किया है। क्लियर है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी बता दीजिए कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आप लोग बताइएगा। मोर है, बतख है, तोता है, कबूतर है? इसका क्या आंसर होगा? बताएं जल्दी से कि सर कौन है भारत में? जल्दी जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसका क्या आंसर दे रहे हैं? चलिए क्या आंसर दे रहे हैं? तो आप लोग कह रहे हैं सर मोर है, पीकॉक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे पावो क्रस्टेटस। पावोक्रस्टेटस। ठीक है जी, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पावोक्रस्टेटस। चलिए शानदार, बेहतरीन। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पशु, भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है? जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि सर भारतीय राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैं बता देता हूँ वैज्ञानिक नाम आप लोगों को कि सर इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या हो जाएगा? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माफी चाहता हूँ, पैंथरा, पैंथरा टाइग्रिस, पैंथरा टाइग्रिस। आप लोग कह सकते हैं लिनियस, पैंथरा टाइग्रिस निलियस। एक तो इस पे मेरी राइटिंग इतनी गंदी आती है, यूट्यूब पे तो बहुत अच्छी चलती है, लेकिन जैसे ही मैं इस एप्लीकेशन पे लिखना स्टार्ट करता हूँ मेरी राइटिंग खराब हो जाती है। ठीक है, दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, पैंथरा टाइग्रिस लिनियस।
ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम है, तो आप लोग कह सकते हैं सर ये वैज्ञानिक नाम किसका है। पूजा जी, शुभ साहा जी, आशीष जी, कॉन्ग्रेचुलेशन तीनों को। तो आप कहेंगे बाघ है, क्या है, बाघ। नेक्स्ट है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया था। कौन कौन साथी इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बताइए भैया किसके द्वारा। विनय जी, जी, अर्पणा देवी जी, ट्विंकल जी। तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा इसका, बताइए जल्दी जल्दी से। तो एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी, एम.एस. सुब्बा लक्ष्मी के द्वारा ये गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अंगीकृत किया गया। राजकीय चिन्ह की बात हो रही है, तो आप लोग बताइएगा कि सर राजकीय चिन्ह जो अशोक चक्र, अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ जानते हैं आप लोग, ये कहाँ पर है, सारनाथ में। कहाँ पर है जी, सारनाथ में। तो आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे सर, सारनाथ में है, जिसको 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। चलिए इसका भी जवाब दे दिए। अब तो हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम। अब तो आप लोग बता ही देंगे या इसको अभी नहीं बता पाएंगे। चलिए बता दीजिए इसका क्या आंसर है, बताइए। वैज्ञानिक नाम बताऊं क्या आप लोगों को, वैज्ञानिक नाम बता दूं बेटा उसका क्या होता है। चलिए आप लोग मुझे बताइए कि सर आंसर है आपका कमल। कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है, कमल का वैज्ञानिक नाम बताइए क्या होता है। तो आप लोग कहेंगे सर लेनम्बो, नेलम्बो न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। एक तो नाम बड़े खतरनाक है, तो याद कैसे हो। नेक्स्ट है भैया अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज चक्र में ध्वज चक्र किसका प्रतीक है। चलिए बताइए भैया किसका प्रतीक है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। इसमें 4 शेर के चिन्ह बने हुए हैं, 4 शेर की आकृति हैं। ठीक है, 24 तीलियां हैं। तो आप बताएंगे किसका प्रतीक है। विनय जी, ट्विंकल जी, शुभ साहा जी, और कौन कौन साथी जवाब दे रहे हैं। केवल 4 ही मित्र जवाब दे रहे हैं भैया। तो आप कहेंगे सर न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, न्याय का। तो आप लोग तीलियों की, तो इसमें तो इसको तो जल्दी कर लेंगे, इसमें 30 तीलियां होती हैं, इसमें तो पोल देने की आवश्यकता नहीं थी। राष्ट्रगान वादन में कितना समय लगता है, चलिए ये बता दीजिए। वैसे पोल तो इसमें भी नहीं देना चाहिए, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोगों को जल्दी से बताना चाहिए, आंसर देखते ही बता देना चाहिए। तो आप लोग क्या जवाब दे रहे हैं, आप लोग कहेंगे सर 52 सेकंड का समय लगता है। किसका, 52 सेकंड का। चलिए क्लास अच्छी लगी, आप लोगों ने देखा होगा, अपना अपना चार्ट देख लीजिए। आंसर लीडर बोर्ड है आपका भैया, ट्विंकल जी, शुभ साहा जी, आशीष जी, विनय जी, अपरांश पंडित जी, अर्पणा देवी जी, राकेश मौर्य जी, तृप्ति तिवारी जी, मम्मी का मगरमच्छ जी, महिमा कौशल जी। तो आप लोग भैया अच्छे से देखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन ट्विंकल, शुभ और आशीष जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। तो सभी साथीगण हमारे सेशन को शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे और अपना फीडबैक मुझे जरूर देकर जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। कल 10 बजे आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास रहेगी, हिस्ट्री की आप लोगों के लिए क्लास रहेगी। तो आप लोग हिस्ट्री की क्लास देखिएगा। और 2 बजे आप लोगों के लिए 2 PM पर मैं आप लोगों के लिए भैया मूल विधि की क्लास लेकर आ रहा हूँ। जो UPSI वाले हैं उनके लिए मूल विधि की क्लास है, जिसमें IPC में पढ़ाऊंगा, IPC में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए कल के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।